नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। किसी एक शख्स को, किसी एक मामूली शख्स को शख्सियत बन जाने में कितना वक़्त लगता है? क्या-क्या संघर्ष उसने देखे होते हैं, हम तो सिर्फ़ उस चकाचौंध को देखते हैं जिसका नाम सफलता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे सफलतम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जिन्होंने उस कहावत को चरितार्थ किया जिसे कहते हैं कि फलों से लदे पेड़ ज़मीन पे झुक जाते हैं। जी हाँ, एक और कहावत है कि ऊँचाई पर पहुँचकर जिसने ज़मीन का दामन नहीं छोड़ा, शख्स तो वही है। मिलिए हमारे साथ ऐसे ही एक सफलतम लेकिन बहुत ही प्यारे, मूडी, जुझारू और जीवन के हर पल को अपने ही अंदाज में जीने वाले श्री असीम कुमार जी से। असीम जी सीईओ हैं कौरव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के। असीम जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्ते रश्मि जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या यही वो मंजिल है जिसकी कभी आपने कल्पना की थी? मंजिलें तो और भी होती हैं, लेकिन मेरी मंजिल यही थी। और मैं अभी तक के मुकाम में अपने को बहुत ही खुश महसूस करता, बहुत सक्सेसफुल महसूस करता हूँ। और ये महसूस करता हूँ कि ईश्वर ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। ये जो संतुष्टि है ना, बस इसी की आज के युग में कमी है। कहते हैं कि एक मजदूर रिक्शे पर दिन भर काम करने के बाद सड़क के किनारे चैन की नींद सो जाता है, लेकिन वो अरबपति खरबपति जो है ना, उसे नींद की गोलियों के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो ये जो भाव है, संतुष्ट है, कहाँ से आई ये संतुष्टि? आइए इन्हीं से पूछते हैं कि थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही जी। थी, आप अपने जीवन के सफलतम सोपान पर चढ़ने के बाद आपने कहा कि छोड़ देते हैं चलो। ये कहाँ से अनुभूति हुई? ये अनुभूति इस तरह से हुई कि मैंने कई बार सक्सेस को डिफ़ाइन करने की कोशिश की कि सक्सेस है क्या। किताबें पढ़ लीं, बहुत लोग का पॉडकास्ट सुन लिया, कई सफल लोगों के जीवन शैली को स्टडी किया। अंततः मुझे पता चला कि जिस दिन मैं अपने सक्सेस को किसी दूसरे के सक्सेस से कंपेयर करना छोड़ दूंगा, उस दिन मुझे रियल सफलता मिल गई। आप किससे कंपेयर करोगे? किसी के पास आपसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, आपके पास मर्सिडीज़ है, उसके पास बीएमडब्ल्यू है, किसी के पास फरारी है, आपके पास आज एक मकान है, शायद दूसरे का मकान उससे भी बढ़िया हो, किसी की बीबी से खूबसूरत हो। आप किससे किससे कहाँ कहाँ कंपेयर करोगे? जी। वेरी सिंपल डेफिनेशन है कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सक्सेस लेवल विद द सक्सेस लेवल ऑफ अदर्स। वो अलग हैं, आप अलग हो। हर एक व्यक्ति एक आइडेंटिटी है अपने आप में। बिल्कुल। तो आप उसकी आइडेंटिटी अपने पे इम्पोज जब तक करोगे, तब तक आप दुखी रहोगे, क्योंकि आप उसकी जीवन शैली, उसके स्टैंडर्ड्स को कॉपी करना है, तो आप कभी सेटिस्फाइड रह ही नहीं सकते। आपको दूसरों की कुछ ना कुछ चीज़ हमेशा बेहतर लगेगी, और आप में जो है एक तरह की मृग तृष्णा बनी रहेगी कि शायद एक स्टेप रहता तो इसका लेवल अटेन करते। बिल्कुल। मैंने वो कभी नहीं किया लाइफ में, नेवर। इस भूख का कोई अंत नहीं है है। ही थोड़ी नहीं। देर पहले आप ही से बात हो रही थी, आपने कहा कि 4 रोटी खाने के बाद पेट भर जाए तो 5वीं रोटी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन 4 गड्डियाँ नोटों की अगर हैं, तो 5वीं गड्डी के लिए तो स्पेस बन ही जाता है। तो ये जो संतुष्टि वाला भाव है, उस पे हम आएँगे। लेकिन सबसे पहले उस सफ़र पे एक सरसरी निगाह दौड़ाएँ, जो रांची से चले एक युवा ने क्या कभी सोचा था कि वो 35 से अधिक देशों का भ्रमण करेगा, इतने सारे ब्रांड का एक परिचय बन के निकलेगा? इन्हीं से जानते हैं उस सफ़र की शुरुआत। मैं बता दूँ कि ये किसी बिज़नेस घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये जो कदम पड़े हैं, वो अपनी जमाई हुई ज़मीन पर हैं। किसी और के बनाए हुए सीढ़ियों पे इन्होंने कदम नहीं रखे हैं। तो एक सफ़र इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी। सफ़र मैं अपने स्कूल डेज से चलता हूँ। हमारे फादर और हमारी माताजी दोनों शिक्षक शिक्षक थे। तो जो बैकग्राउंड है, उसमें कहीं न कहीं डिसिप्लिन तो थी, जी, संस्कार थे। जी।
और ये पता था कि हाउ टू रेस्पेक्ट मनी। यानी माँ जब अपनी सैलरी लाती थी तो बाटा का एक जूता जब हम क्लास 7 में पहनते थे तो ये कह के खरीदा जाता था कि अब 8वीं पास करोगे तो यू विल गेट अ न्यू बाटा शू। और मैं बहुत एम्बिशियस और बचपन में बहुत महत्वाकांक्षी था, और मैं रांची के बाटा को छोड़ के कभी कभी एक पंजाब बूट हाउस होता था, वहाँ जाके कैमल लेदर के शूज़ देखता था और उसके वजन को देखता था, ये इतना हल्का है और बाटा वाला इतना भारी क्यों है। मगर उस वक्त में उस शू की कीमत 180 रुपीज़ थी कैमल वाले की, और हम लोग बाटा वाला 65 रुपए का खरीदते थे। तो मैंने कई बार माँ को कहा कि मुझे वो चाहिए, उसमें थोड़ी सी एलिवेशन होते, हील्स भी होता है। तो माँ डांटती थी कि जब कमाना तो कर लेना। सिंपल मिडिल क्लास फैमिलीज में यही डांट पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं मानस पटल पे छप गया कि हो ना हो हम जूते के ही मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे, कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया को जूता पहना देंगे। क्या बात है। तो ये जज्बा था। उसके बाद मैंने फिर सेंट जेवियर्स स्कूल से मैंने 10th किया, सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया ऑनर्स के साथ, फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बहुत ही हाई मार्क्स के साथ मैंने MBA किया, और उसके बाद आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। हाँ, जी। और स्कॉलरशिप भी मिलता जी, रहा है। जी। लेकिन 10th तो के ये पहले दूध के पाँव पालने नहीं दिख रहे थे। मगर मैं 10th के पहले बहुत शरारती था, और मैं 9th क्लास में फेल भी हुआ था। वो इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा बदमाशियां करना बहुत पसंद था, पैसे भी चोरी किया करता था, एम्बिशियस बहुत था। तो अक्सर पापा की जेब से मैं 5 रुपए का नोट चोरी किया करता था, उसकी दावतें करते थे। वहाँ एक हैव मोर रेस्टोरेंट होता था, एक चुंगवा, उसमें चाउमीन खाने जाते थे। तो यात्रा अब याद करता हूँ बहुत अच्छा लगता है, और ये भी अच्छा लगता है कि बाप माँ को पता था, लेकिन वो फिर भी कभी उन्होंने ये नहीं डांटा कि ये 5 रुपए कहाँ गया। नहीं तो हम तो कृष्ण के देश से आते हैं ना, जहाँ माखन की चोरी पे माताएं खुश होती हाँ। थी। तो तो ये थी सिंपल सी यात्रा रही है। लेकिन इस बीच जो एक चीज़ भूल रहे हैं कि मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। जी, मैं उसी पर आने वाली हाँ, थी। तो तो वो लॉन टेनिस में आपने हाँ, लॉन टेनिस भी खेला, स्टेट लेवल। फुटबॉल भी खेला। जी। तो कभी मन में ये नहीं आया कि जैसे हमारे देश में तो स्पोर्ट्स में प्रसिद्धि है, ऐसे भी हैं, तो कभी बिजनेस और स्पोर्ट्समैन इन दोनों में कभी ये नहीं लगा कि देखिए, जहाँ तक सवाल पैसों का है, आप ये बताइए कि ये पैसों की खुशबू हम लोग के जीवन में कब आई? जब टीवी आया, मोबाइल आया, इंस्टा आया, तो पता चला कि अच्छा सचिन तेंदुलकर इतने पैसे लेते हैं। बट मैं उस लेवल पे आज से 50 साल पहले था। आज अगर हमारी उम्र 61 है, तो शायद 20 साल की उम्र में, लेकिन उस वक्त दूरदर्शन के अलावा कुछ था ही नहीं। जी। और किसी बच्चे को ये नहीं पता था कि क्रिकेट खेलने से पैसे मिलते हैं, ऐड में पैसे मिलते हैं। ऐड क्या होता है हमें क्या पता, वी इवन डिडंट नो। हम लोग फैन थे चंद्रशेखर के, गुगली बॉल फेंकता था वो देखते थे ब्लैक एंड वाइट टीवी में कि भाई चंद्रशेखर आए हैं खेलने। तो हम लोग के समय के वो खिलाड़ी थे। जी, जी, जी। उस समय तो इतना ग्लैमराइज्ड नहीं हुआ था। एक्सपोजर नहीं था। हम्म। हम लोग बड़े मतलब हैप्पी गो लकी टाइप के लोग थे, अपना खेल रहे हैं क्रिकेट, किसी को आइडोलाइज कर लिया कि अरे अरे क्या फेंका है, क्या बल्ला चलाया। हमारा फेवरेट पटौदी था। जी। तो जब वो शॉट्स लगाते थे तो हम लोग नाचते थे जाके, अरे क्या मारा यार, मज़े आ गए, मज़े आ गए। और फिर बड़े हुए तो नवरातिलोवा जो रशियन खिलाड़ी थी, उनका फ़ोटो हम अपने कमरे में लगाते थे, लॉन टेनिस के, स्टेफी ग्राफ का लगाते थे। तो अच्छा लगता था, इंस्पायरिंग थे। और लीडर्स में मुझे याद है कि मैंने इंदिरा गांधी की जवानी की तस्वीर लगा रखी थी अपने हॉस्टल के कमरे में, दैट शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। जी। उस वक्त में कि ऐसी भी लीडर्स ऐसे भी होते हैं। वो तो कहते भी आयरन लेडी थी वो। और तो ये आपके पसंद नापसंद रुचियां जिन्होंने आपके मार्ग को कहीं ना कहीं प्रशस्त किया है जी। ना? तो क्या ऐसा रहा कि जो चाहा आपने वो होता गया, या कहीं ना कहीं संघर्ष भी? नहीं 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 नहीं, संघर्ष तो देखो हर स्टेप में हुआ। लेकिन जो सीखने वाली बात है वो ये है कि
आप अगर किसी चीज़ को चाहते हो तो उसमें शिद्दत इतनी होनी चाहिए कि जब तक आप अचीव ना करो आप एक कदम पीछे ना करो, क्योंकि सक्सेस जहाँ वह द फेलियर जहाँ पे आप अपने कदम को रोकते हो उससे जस्ट एक स्टेप आगे सक्सेस था। तो मैंने कभी रोका नहीं, मैंने कभी नहीं रोका। फेलियर्स हुए लाइफ में, बहुत सारे फेलियर्स होते रहते हैं। 55 साल की उम्र तक कई चीज़ों में मैंने हाथ डाला, लगा यार ये नहीं हो पा रहा है, 1 साल और दिया, 2 साल और दिया, बट जीत के ही फिर माना। क्या बात है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि आप लगभग पूरी दुनिया की सैर आपने जी की। जी जी। तो ये सैर बस सैर के हिसाब से था कि लगा कि बाहर भी रहा जा सकता है, या देश की मिट्टी हमेशा बुलाती रही? लोग देखिए, बाहर रह जाते हैं मतलब। ऐसा है कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ग्लैमर नहीं देखना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ग्लैमर के चक्कर में नहीं फंसते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉरेन में चीज़ों को नहीं देखा, क्रूज़ में भी गए, हर तरह के क्लब्स में भी गए, बेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स में भी खाया, और मोस्ट एक्सपेंसिव टैक्सी बुक करके पूरे वर्ल्ड को मैंने देखा, बिजनेस क्लास भी ट्रैवल किया। लेकिन जब भी वापस घर आया और घर आके चावल दाल आलू की भुजिया खाने का जो मज़ा होता है वो कोई और ही है। और यहाँ के पानी का टेस्ट, आप वहाँ बॉटल्ड वाटर है उसका कुछ और ही टेस्ट होता है, वो तो भी आप देश का खरीदते पानी, हो। देश की मिट्टी, हाँ, इसका मोह छूटा है। नहीं वो मोह कभी छूट नहीं सकता छूटा, है। और ना ही मैंने कभी सोचा। मेरे पास तो रिसोर्सेज हैं थे कि मैं कहीं भी फॉरेन में सिटीज़न बन सकता था, लेकिन मैं अपने घर, अपने माँ बाप, अपनी बहनों, अपने बच्चों के बीच में खुश हूँ। और बहुत कम लोग इतने खुश नसीब होते हैं कि उनका 3 टाइम के भोजन में उसकी बेटी भी बैठती है, बीवी भी बैठती है और वो हस्बैंड भी बैठता है। क्या इससे बात खुश नसीब कौन हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि जैसे-जैसे हमारा मतलब उच्च वर्ग में ये देखा जाता है, जब आप अपने आप को उच्च वर्ग में ले जाते हैं, या फिर कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है माता-पिता को बच्चों से, बच्चों को माता-पिता से, कि आज साथ में खाते हैं। तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि 3 टाइम का खाना आप सबके साथ खाते हैं। असली पूँजी तो यही है, असली कमाई तो दरअसल यही है। तो ये मैंने ये भी सुना है कि देश से आपका जो लगाव है इस कदर है कि आप स्वतंत्रता दिवस के समय खूब 4-5 हज़ार झंडे बाँटते हैं हाँ सबके। तो जी जी। और सबके घर मतलब झंडा फहराने में जाके मदद भी करते हैं लोगों के। ये सब थोड़ा-सा बड़ा देखो, अलग और बड़ी सिंपल सी बात है। एक्सपोर्टर जो गारमेंट एक्सपोर्टर है तो क्या है, बेसिकली वो एक बड़ी दर्जी की दुकान चला रहा है। आपके पास 100 मशीनें लगी हैं, जी। आपके पास हज़ारों मीटर कपड़ा आता है, हज़ारों मीटर अलग अलग प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक जो मेरा कारीगर, एक जो टेलर बैठा है, एक दिन में अगर मैं एक साइज़ का झंडा देता हूँ कितना सिल लेगा और मेरा फैब्रिक कितना लगेगा। तो मैंने देखा कि 2 कलर का तो फैब्रिक मेरे पास पड़ा है स्टॉक में, एक कलर जो है भगवा वो मुझे डाई कराना पड़ेगा। और मैंने कहा कि देखो, 15 अगस्त का दावत फिक्स हो गया तुम लोगों के लिए, लेकिन हर बंदे को एक दिन में मिनिमम 100 झंडे सिलने पड़ेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, एक-एक बंदे ने 2-200 झंडे सिल दिए और नोबडी आस्क्ड फॉर द मनी। तो जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आप जिन लोगों के साथ सत्संग करते हो, बैठते हो, उनसे बातें करते हो, दे आर ऑलवेज विथ यू, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गरीब है, वो पीस रेट वर्कर भी होता है, सैलरीड भी होता है, मगर उसके लिए भी देश के लिए जज्बा है। बोला सर बहुत पैसे कमाते हैं आपसे, इतने साल से काम कर रहे हैं, आपने कभी कमी थोड़ी छोड़ी है, लीजिए 4000 झंडा सिल दिया। तो ये आप और वो पॉलिसी ये थी, कौन झंडा नहीं खरीद सकता है। ओह! अच्छा। इट्स इज़ नॉट कि ये रिच लोग को बांटने के लिए था, जिनके कार पे भी झंडा है, उनके घरों पे भी 20-20 झंडा नहीं। मैं जब सुबह टहलने निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ हर कोठी का, जिसे हम लोग जिस पॉश कॉलोनी में मकान है, हर गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, हर गार्ड के पास एक मेड या सर्वेंट सामने पाइप से धो के पौधों को पानी देता रहता, माली है। फिर उनके ड्राइवर्स 9 बजे आते हैं,
तो ये जो 4 एलिमेंट्स हर किसी की ज़िंदगी में है, क्या ये एक शॉप में जाके झंडा खरीदेंगे? आप सोचो, नहीं खरीदेंगे। तो हमने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया कि ये उन लोगों के लिए है, ऑल ड्राइवर्स आर वेलकम, ऑल मेड्स आर वेलकम, all guards are welcome, all vegetable vendors are welcome, all auto rickshaw drivers are welcome, all e-rickshaw driver are welcome। और पूरी भीड़ लगी और 4 घंटे में झंडा समाप्त, यानी मेरे हाथों से 4000 गरीब के घरों में झंडा गया। उन्होंने ऑब्वियसली बेचा तो नहीं होगा। नहीं, उन्होंने फहराया हमें, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक त्रुटि हो गई। 4 बजे शाम को 2 लोग मेरे घर आए कि साहब आपने फ्री में झंडे दिए। हम बोले हाँ दे दिया गरीब लोग को। बोले आपके घर से 500 मीटर पे लाल बत्ती पे मैं झंडा बेच रहा था, किसी ने कह दिया कि वहाँ पे फ्री में कोठी पे बट रहा है, उनका सेल रुक गया। बट ये अनइंटेंशनल था, उसका बिजनेस मेरे कारण डेंट हुआ। मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा अब कितना झंडा है तेरे पास? बोला साहब हम लोग सदर बाज़ार से लाए थे 300, 100 बिका, 200। हम बोले 200 लाओ। वो 200 झंडा मैंने खरीद लिया उससे कि उसकी बददुआ ना लगे, क्योंकि उस हद तक मेरी सोच नहीं गई थी कि मेरे फ्री बांटने से किसी और का बिजनेस खराब होता है। तो ये थी कहानी इसकी। बड़ी अच्छी सोच थी। हाँ है आपकी। मेरे पास एक किताब है जी, क्योंकि बात हो रही है उन लोगों के बारे में सोचने जी। ये किताब आप ही की लिखी हुई है। इसमें छोटू छोटू इस किताब का टाइटल है। क्या है ये इस मतलब, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बिजनेस, थोड़ा सा मैं सवाल बदलूंगी, एक बिजनेसमैन के अंदर एक लेखक कवि, ये कैसे? ये देखो, ये डीएनए, हमारी माँ भी कविताएं लिखती थी। अच्छा। और तो ये बड़ा ही रेयर कॉम्बिनेशन हाँ, है कि बिजनेस जो करेगा वो कहाँ दिल की सुनता है, वो तो दिमाग से जो होता है। दिल वाले बिजनेसमैन भी तो होते हैं। क्या बात है। तो ये मतलब वो माता पिता का डीएनए, वो डीएनए है, क्योंकि हमने जब भी दिवाली गिफ्ट बंटवाया तो माँ के हाथ से बंटवाया। तो एक दफ़ा मेरी माँ ने कहा कि अगर मेरा बेटा कहीं भी बेईमानी करता तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग मेरे मोबाइल पे करना। अगर इन्होंने तुम्हारा ओवर टाइम नहीं दिया या सैलरी नहीं दिया या तुमको जो इंसेंटिव्स मिलता है वो नहीं देता है, ये संस्कार मैंने अपने बच्चे को नहीं दिया, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। उस दिन हमारे ज्ञान चक्षु खुल गया कि भाई, जिसकी माँ ही अभी तक टीचर बनी हुई, रिटायरमेंट के बाद उसका बेटा स्टूडेंट ही रहे तो बेटे रहे। क्या बात है, बहुत उम्दा बात है आपने। तो ये छोटू वाला आइडिया कैसे? देखिए, मैं एक बाइकर रहा हूँ और बाइकिंग के दरमियान मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइकिंग करता हूँ। पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हम एक मल्टीफेरियस पर्सनालिटी के सामने बैठे हैं। आप एक बिजनेसमैन के साथ एक कवि, शायर, लेखक, शायर भी नहीं, कभी कदाल जब बीबी ज्यादा खूबसूरत लगती है तो मैं शायर बन जाता हूँ। तो ऐसे भी शायरी होती है जब बीवी ज्यादा खूबसूरत लगती है। क्या बात है। तो के साथ साथ मैं एक बाइकर से भी बात कर रही हूँ जिन्होंने गुड़गांव से नोएडा तक की दूरी नहीं, लेह लद्दाख तक की दूरियां बाइक पे की हैं। तो छोटू के पहले हम ये बाइक वाली बात पे आ जाएं कि ये क्या जुनून है, ये क्या शौक है, और ये कब किस उम्र में पता चला कि भैया ये भी करना है? देखिए, मैंने कुछ फैशन स्टेटमेंट्स को नोट किया कि लोग किस तरह 4,500 रुपये का प्रोटीन डाइट लेके और अपने मसल्स को डेवलप करते हैं जिम में जाके। कुछ लोग जब उनके ज़िंदगी का सबसे बढ़िया नींद आने का समय होता है तो वो 5 बजे योगा करने लग जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ना मैं किसी योगा वालों को डिमीन कर रहा हूँ, ना किसी जिम वाले को, बट आपके सामने 61 ईयर का एक आदमी बैठा, नो कभी जिम गया ना कभी उसने योगा किया, क्योंकि योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो मैं कभी लिफ्ट नहीं यूज़ करता, मैं 5 किलोमीटर मस्ती करता हूँ पैदल चल के, मैं सब्जी दोनों हाथ में लेके अपनी वाइफ के लिए आता हूँ, तो योगा ही हुआ ना। और आप क्या कर लोगे जब आप सबसे ज़्यादा
खुश रहते हो बेड पे, उस टाइम पे आप अपनी बीबी को सोता छोड़ के, बच्चों को सोता छोड़ के आप किसी मैदान में जाके या एसी स्टूडियो में जाके योगा करने लगते हो या पहलवानी करने लगते हो। तो हमारा शरीर पहलवान बनने के लिए नहीं बना है, एनर्जेटिक बनने के लिए बना है। तो आप में वो एनर्जी लेवल होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब 55 का हुआ, हाउ टू बी स्ट्रांग, मैं बिल्कुल स्ट्रांग कैसे बनूं। तो मेरे माइंड में आया कि चलो इंटरनेशनल बाइकिंग किया जाए, सिडनी मेलबर्न किया जाए, वियतनाम किया जाए। तो शुरुआत इंडिया से हो गई जी। कि भाई पूरा राजस्थान हम लोगों ने 20 दिन किया, तकरीबन 4,500 किलोमीटर, पूरा साउथ किया, पूरा हिल्स कर लिया। तो अब क्या होता है कि हमने एक CEOs अक्रॉस द वर्ल्ड की टीम बनाई कि जो जो मतलब रियली सक्सेसफुल लोग हैं और बाइकर भी हैं अबव द एज ऑफ 55, वो मेरी टीम है। उसमें मैं इकलौता इंडियन हूँ, बाकी सारे ऑस्ट्रेलियंस हैं, लंदन के हैं, अमेरिका के हैं, थाईलैंड के हैं, लेडीज़ भी हैं, मेल भी हैं। तो हम लोग सब ये अपने आप बाइकिंग में में बड़ी जाते हैं। अनूठी बात है क्योंकि हाँ। बाइकर्स इतनी लंबी दूरी का सफर जनरली हम सोचते हैं कि यंगस्टर्स हों, नहीं, मस्ती नहीं। में जा रहे हैं ऋषिकेश या फिर वो। तो ये अबव 55 एज के हाँ। लोग, और जिसमें महिलाएं भी हैं हम्म। जो बाइकिंग कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत बात। तो होता क्या है कि लीक से हट के बातें होती हैं। हमारे यहाँ आप किसी के ड्राइंग रूम में क्या बात कर लोगे या रेस्टोरेंट में, आइदर इट कैन बी पॉलिटिक्स और फूड और कि किसका रेप हो गया या किसके यहाँ क्या हो गया, ये नेगेटिविटी लाती है। जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, पता चला लद्दाख की किसी चोटी पे गोष्ठी चल रही है कि भाई आपके कंट्री में क्या होता है, आपके यहाँ क्या होता है। तो इस दरमियान हम लोग लोकल जो बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, उनके साथ वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं। एक कॉमन थ्रेड मुझे मिला कि बंगाल से लेके और दिल्ली से लेके और बॉम्बे से हर जगह जहाँ भी मैंने बाइकिंग करी, चाय के स्टॉल पे छोटू नाम का नौकर होता है। अब बहुत शर्मनाक बात है कि आप उसको नौकर वर्ड यूज़ कर रहे हो, बट डिफाइन कैसे करोगे। पंचर की दुकान में भी वही मुझे मिल जाता। राशन लेने जाओ तो गाड़ी में आपकी डिक्की में सामान रखने आया, वो भी बोलता है छोटू अंकल के गाड़ी में रख दे। तो मैं सोचता रहा यार, जहाँ जा रहा हूँ वो एक छोटू ही मिल जाता है, दारू के ठेके पे भी मिल जाता है। किसी के घर जाओ तो बोलता है गुड़िया बेटे चाय बना दो, असीम अंकल आए हैं। तो ये गुड़िया, ये छोटू, इनके पीछे कौन लोग हैं और उनकी क्या सोच है, उनकी क्या एम्बिशंस हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, ये आई थिंक दैट वाज वेरी नेसेसरी फॉर समबडी कि वो बताए कि वो भी इंसान है। वो क्या चाहता है कि वो छोटू के लेवल से जब उसके बच्चे बड़े हुए उस घर वाली महिला के, तो छोटू भैया बन गए और छोटू भैया से छोटू अंकल बन गए। बट हो सकता है उसका नाम दिलीप कुमार हो, कुछ भी हो, मुदित सक्सेना हो, कुछ भी हो। किसी ने उसका वास्तविक नाम जानने का भी प्रयास शायद नहीं किया हो, वही। छोटू ही रह गए। हाँ। तो मेरी कहानी 10 कहानियां हैं छोटी छोटी, जो सच कहानियां हैं। अच्छा। और उनसे बातें किए, और 6 ऐसे छोटू हैं जो हमारे साथ किसी न किसी दिन पॉडकास्ट में आएंगे, जो 6 साल की उम्र में किसी के घर आ गए और अब वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई है, उनके भी बच्चे हो गए हैं, उसी घर में रहते हैं, लेकिन वो छोटू भैया कहला रहे आज तक। और काम उनका वही रहा जो 6 साल की उम्र में थे, आज भी वही काम करते हैं। लेकिन उनकी भावनाएं क्या हैं, वो लाइफ को आगे कैसे देखना चाहते थे और किस तरह से वो उस पर्टिकुलर घर में लोगों को मम्मी पापा बोल के बड़े हो गए। वो तो मालिक मलकिनी नहीं बोलते, मम्मी पापा। लेकिन क्या उन मम्मी पापा ने सोचा कि छोटू क्या चाहता है? आपको एक कन्वीनियंस मिला, आप चाहते हो ना छोटू को मैं कमीज खरीद देता, छोटू तो स्पोर्ट्स वाला जूता पहन ले यार, कोई बात नहीं मेरा छोटा हो गया, ले ले। गुड़िया आंटी का सलवार सूट ले ले। बट क्या वो उसी लेवल पे जीना चाहती थी वो बच्ची या वो बच्चा? आपने उसके लिए वैल्यू एडिशन क्या किया इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशनल लेवल्स? आपने तो कुछ नहीं किया ना। वहाँ पे दैट इज़ द क्रक्स, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू पिन पॉइंट टू द सोसाइटी। ठीक है, जब तो वो बड़ा हो रहा है आप धीरे धीरे एजुकेट करो,
धीरे धीरे उसको बोलो कि ठीक है छोटू, अब तू मेरी फैक्ट्री में लग जा, ठीक है, वहाँ से राइज करता है तो तुम ऐसा करो, कैड कैम सीख ले, कुछ कंप्यूटर का सीख ले, फोटोकॉपी मशीन रिपेयर सीख ले। तो आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप का लेसन्स दो। मैं अपने को एंटरप्रेन्योर तब मानता हूँ जब मेरे यहाँ से लोग एंटरप्रेन्योर बन के निकले। मेरे यहाँ जो नौकरी करने आया और वो मेरे पास 30 साल रह के एंटरप्रेन्योर नहीं बना, तो मैं एज एन एंटरप्रेन्योर फेलियर हूँ, बिकॉज यू डिड नॉट create a society, you created servants. That is a very important thing that you must understand. ये ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझें। तो मेरे रिकॉर्ड्स हैं कि मेरे पास काम किए हुए लोग आज एक्सपोर्टर हैं, फॉरेन में सेटल हुए हैं, वो लोग आज हमसे संपर्क में रहते हैं, इंडिया आते हैं, वो लोग हमसे मिलते हैं। यहाँ तमाम लड़कियाँ निफ्टियंस और FDDI की बच्चियाँ जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होके गई, आज वो बिज़नेस चला रही हैं अपना, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो आई बिकम हैप्पी कि मेरी बिरादरी बढ़ी। कौन सी चीज़ ऐसी है दुनिया में जिसके बिरादरी बढ़ने से वो दुखी होता है इंसान? भाई, आप जानवर की बिरादरी बढ़ती है, क्या आपने देखा कि गाय दूसरी गाय को भगा रही है सींग मार के कि भाई तुम क्यों बढ़ गई, तुम्हारे बच्चे क्यों हो गए? ये सिर्फ हम लोग हैं। किसी को आगे बढ़ता देख टांग खींचते हैं। तो ये चीज़ हमने रैशनलाइज किया और हमारे घर में जो भी लोग फैमिलीज़ आज तक आई हैं उन्होंने तरक्की किया। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। इसके लिए मैं आपको मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इस लेवल पे सोचा, और सिर्फ सोचा नहीं, वास्तविकता में कर दिखाया कि इस तरीके के उदाहरण सामने हैं जो छोटू ही नहीं रह गए, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और देश विदेश में काम कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि इस लेवल पे भी लोग सोचते हैं। तो शायद यहीं से आती है ये जिंदा दिली, वरना सिर्फ वो गड्डियाँ 5 से 6 करने वाला हिसाब रहता तो फिर ये नहीं हो पाता। तो सर, एक चीज़ मैंने ये भी जाना है कि आप मूक बधिरों के लिए भी काम करते हैं। हाँ। देखिए, नोएडा में नोएडा डेफ सोसाइटी है, जिसकी CEO रूमा रोका नाम की एक महिला हैं। तो जब हमारी कंपनी कौरव एक्सपोर्ट लिमिटेड जब तक थी, तो हमने एक नियम बना लिया था कि 5% ऑफ माई टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ ये मूक बधिर लोग होंगे, वो डेफ लोग होंगे। और एक समय में मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एक श्रीवास्तव लड़का था, वो भी डेफ एंड डम था, और वो मेरा टोटल कम्युनिकेशन हैंडल करता था। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, कैलिफोर्निया, सब मेल्स वो पढ़ के उसका जवाब देता था। और हम और हमारी वाइफ ने थोड़ा सा साइन लैंग्वेज सीखा उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। और इस तरह की बहुत सारी क्वालिटी कंट्रोल में लड़कियां मैंने रख रखी थी जो ना बोल पाती थी ना सुन पाती थी, लेकिन हम लोगों ने उनको ट्रेन किया। और इतना ही नहीं, मैंने एक प्लेग्राउंड बड़ा सा बुक करके एक क्रिकेट मैच कराया विच वॉज बिटवीन डेफ पीपल एंड नॉर्मल पीपल ऑफ माई कंपनी, और उसमें डेफ लोग क्रिकेट में जीत के दिखाया। क्या बात है। और उसके बाद पार्टियां होती थी, खूब खाते थे सब लोग, डांस करते थे हम लोग, और मूक बधिर लोगों का फैशन परेड मैंने कराया। क्योंकि देखिए, उनके अंदर भावनाएं तो होती हैं, टीवी का युग है, वो भी देखती हैं कि भाई सिर्फ हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इसलिए क्या हम रैंप में नहीं चल सकते? अरे भाई, रैंप में तो पैर से चलोगे, मुंह से थोड़ी चलोगे। तो तुम चलो, थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ा सा ट्रेनिंग, और ये आपने किया। ये मैंने किया। रैंप से याद आया, रैंप पर तो आप भी चलेंगे। ये वो क्या है कि इस शौक की इंतहा नहीं। हुआ यूं कि हम लोग, हम और हमारी वाइफ, हम लोग अक्सर प्लेस देखने जाते हैं, थिएटर देखते हैं और लाफ्टर शो भी देखने जाते हैं। तो एक जगह हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बोले कि चलो लाफ्टर शो चल रहा, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। शो के अंत में एक लेडी जो लाफ्टर चैनल पे थी, वो भी चंडीगढ़ से आई थी, तो वो हमारे टेबल पे आके बोले, सर आई हैव सीन यू समवेयर। बोले नहीं नहीं, यू मस्ट नेवर हैव सीन मी। मैंने बगल में बीबी कैसे कह दिया कि हाँ हाँ आपको कहीं देखा था। तो उसने कहा, सर आर यू अ मॉडल? हम बोले नो, आई हैव नेवर डन मॉडलिंग।
बोला देन आई एम मिस्टेकन बट आई थॉट आई हैव सीन यू ऑन द टेलीविजन। बोला नहीं मैडम, मैंने तो कभी किया नहीं ये सब। तो जब नोएडा हम लोग लौट रहे थे तो मेरी बीबी ने कहा यार तुमको लोग कहते हैं तुम मॉडलिंग मतलब लोग कह रहे हैं कुछ तो अच्छा होगा, क्यों नहीं ट्राई करते हो। मैंने कहा यार 60 हो गया, अब क्या करना। तो ये चैलेंज में शुरू हुआ और मैं रैंप में पहुंच गया और मेरे रैंप वॉक को वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली हो गया वो, और मुझे 12 लाख लाइक मिल गया। क्या बात है। एक दो नहीं, बहुत उम्दा। तो कई लोग मेरे साथ एसोसिएट हुए, कई हुए, और फिर एज यू नो दैट आई एम एन वेरी इंक्विजिटिव पर्सन, मैं मॉडलिंग की दुनिया के बियॉन्ड देखना शुरू किया और उस पर एक बुक लिखना शुरू कर दिया कि यहाँ पे क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये बिज़नेस कैसे चलता है, और इसमें जो बच्चियाँ या बच्चे मॉडल नहीं बन पाते उनका हश्र क्या होता है, और किस किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ लोग उस रैंप से तरक्की भी बहुत करते हैं। लेकिन ये भी है कि उस कतार में गिने चुने चेहरे चमकते हैं। हाँ, असफल लोगों की फौज पीछे खड़ी हाँ होती है। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बताने वाले लोग कम हैं कि आपका टैलेंट किसी और चीज़ में। देखिए हम लोग मल्टीपल टैलेंट्स पे काम किए, तो मुझे पता नहीं था तू नहीं और सही और नहीं और सही, मगर कुछ बच्चियां हैं जो 10th क्लास से ही पूरी सोच के हैं मुझे मॉडल बनना, मुझे मॉडल बनना है, बहुत इंस्पायरिंग चीज़ों को पढ़ती हैं, बट शायद उनके पास वो हाइट नहीं हो, शायद उस तरह की प्रोफेशंसी नहीं हो, शायद वो बैकग्राउंड नहीं हो कि उस चेहरे पे वो चीज़ नज़र आए, या फिर कहीं ना कहीं किस्मत की भी बात किस्मत होती की भी है। बात जी। होती है। और अल्टीमेटली उनके साथ क्या ट्रेजेडीज होती है, इस पे एक बुक मैं अभी अच्छा। लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 साल पूरा मैंने लगाया रैंप पे। अब तो मैं इनविटेशन आता है, जाता नहीं हूँ ज़्यादा। अच्छा। नहीं, हम चाहेंगे कि हम फिर आपको रैंप पर देखें और इस बार लाइव देखें। तो ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पता नहीं आज की जो युवा पीढ़ी है, ये डिप्रेशन वर्ड आज के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही प्रचलन में कहा जाए तो आ गया है। कंप्रोमाइज़िंग नहीं है, या फिर ये नहीं कि आपने कहा तू नहीं और सही, ये लेके चलती नहीं है। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आपसे आज की युवा पीढ़ी इंस्पायर हो, वो ज़िंदा-दिली आए उसमें, और ये इतना बोझा ढो के चलने की ज़रूरत नहीं है लाइफ़ का। तो ये आपसे बिल्कुल हमारी युवा पीढ़ी सीख लेगी। और एक चीज़ और हमने पढ़ा, देखा, जाना आपके बारे में कि जानवरों के प्रति ये जो आपका प्रेम है, और आजकल सुप्रीम कोर्ट ने, आपने सुना ही होगा कि कुत्तों को शेल्टर में, इस पे आपकी क्या राय है? आप इसे सही मानते हैं? देखिए मैं तो वो आदमी हूँ जिनके कोठी के दरवाजे पे लोग डेजर्टेड डॉग्स बांध के चले जाते हैं, और आज मैं 5 कुत्तों का स्वामी हूँ, दोस्त हूँ, और ये सब डेजर्टेड डॉग्स हैं। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग ली है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू, व्हाट कैन द पब्लिक डू। अगर आप स्वीडन नॉर्वे का एग्जांपल लेती हैं तो वहाँ पे भी ये स्ट्रे प्रॉब्लम आ रहा था, तो वहाँ एक कानून बन गया कि अगर आप पेडिग्री डॉग लेते हैं तो $18,500 आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप एक सड़क के कुत्ते को अडॉप्ट करते तो सरकार आपको पैसे देगी। आप सोचो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेप। अगर इंडिया में आप $18,500 छोड़ो, $18,500 आप लगा दो, ये कोई कुत्ता खरीदेगा उसको देना होगा, जितना महंगा कुत्ता उतना टैक्स, तब लोग सड़क के कुत्तों के प्रति दे विल बी आई थिंक मोर लविंग, और लोग धीरे धीरे उसको अपने घरों में रखना शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए जहाँ तक सवाल है वफादारी और बुद्धिमानी और इंटेलिजेंस का, ये जो हमारा मॉन्ग्रेल होता है जिसको आप स्ट्रीट डॉग बोलते हो, इट्स एक्चुअली अ मॉन्ग्रेल, बहुत अच्छा होता है, दे आर टू गुड। मेरे पास भी 30 सालों में नोएडा में बहुत मॉन्ग्रेल्स रहे हैं, और सबका मैंने बहुत अच्छा सेवा किया, और बहुत कम लोगों के घर से शव यात्रा निकलती है कुत्तों की, मेरे यहाँ से निकलती और उसको शंकर भगवान के पास ले जाके नहलाया धुलाया जाता है। छतरपुर के पास डॉग्स का बना हुआ है, और उसको एक प्रॉपर विदाई दी जाती है, और उसका फ़ोटो दीवार पे लगता है।
तो इतना सोचना, हालांकि कुछ कुत्ते मतलब थोड़ा सा रिस्की भी हो जाते हैं, तो सरकार को कुछ अलग नजरिए से सोचने की सरकार जरूरत है। को जब तक आप पॉलिसीज नहीं ड्राफ्ट करेंगे कि ये डेंजरस डॉग है, ये आप नहीं पाल सकते। सब कुत्ते एग्रेसिव नहीं होते हैं, और सड़क का कुत्ता तब एग्रेसिव होता है जब आप उसके मेंटल फ्रेमवर्क को डिस्टर्ब कर देते हैं। आप जाल फेंक के उसको पकड़ लेते हैं, आप उसको स्टेरलाइज करके ला के वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन उसके ट्रॉमा को आपने समझा कि जब वो जाल में छटपटाया है और जीप में उसको खींच लिया जाता है एक लोहे के कड़े से, तो उस मेंटल ट्रॉमा को वो नहीं भूलता है, और वो ना एग्रेसिव होती है, वो भी एग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि उसको जब आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हो स्टेरलाइज करने या जो भी करने, तो वो पकड़ने की प्रक्रिया बहुत टॉर्चरस है। तो कुत्ते इस चीज़ को याद रखते हैं और इसलिए वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो इसमें भी हमें हम लोगों को बेसिकली हमारे वेट डिपार्टमेंट को, हमारी सरकार को मॉडिफाइड तरीके निकालने चाहिए कि कुत्ते का आप ऑपरेशन करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट पिक देम अप इन द राइट मैनर। एज अ डॉग लवर आई कैन टेल यू दिस, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिनके बच्चों को कुत्ते ने काट लिया, या एक या सर्टन फिर स्मॉल। रेबीज वाले, उसमें हाँ सरकार को चाहिए कि ऐसे टीके थ्रू आउट सारे हाँ, कुत्तों को ये बिल्कुल देते रहें। बिल्कुल होना तो चाहिए। आपने इतना सोचा, न सिर्फ हर एक इंसान के बारे में और यहाँ तक कि जानवरों के बारे में, समाज के उसमें रहते हुए आपने हर एक पल को एंजॉय किया, हर पल को अपना 100% दिया। ये जी। बहुत ही तारीफ वाली बात है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, संदेश दो भाग में अगर हम लोग करते हैं कि एक, आप किसी आदमी से या किसी भी व्यक्तित्व से इंस्पायर होते हो। पहले आप इंस्पायर होते हो कि हाँ हाँ हमें रतन टाटा बनना है। उसके बाद एक लेवल आता है एस्पिरेशन का। पहले आप इंस्पायर हुए, फिर आप एस्पायर किया कि हम भी ऐसे बनेंगे। तो इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन के बीच का जो फासला होता है, उसको आज के बच्चे एनालाइज नहीं कर पाते हैं। एस्पायर तो कर लिए, बट जिससे इंस्पायर हुए, क्या उसका डीएनए तुम में था? नहीं था। क्या उसका एजुकेशनल लेवल था? नहीं था। उसकी जो 30 बरस की यात्रा रही सक्सेसफुल बनने में या जो भी बनने में, क्या तुमने वो तय किया? तुमने नहीं किया। तो इनको सीखना है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, कि आप एस्पायर करते हैं किसी से इंस्पायर होके, आजकल शॉर्टकट वाली भी बस वही चीजें, दिक्कत है, देयर इज नो पेशेंस। और आप एक तरफ बढ़ते हो और फिर पीछे आते हो। इसलिए आपने देखिए कि 70% फेलियर रेट है स्टार्टअप्स का। बच्चे तुरंत रिच बनना चाहते हैं। भाई, हम लोगों को भी आज भी मैं सीखता हूँ। अगर मुझे वापस इंडस्ट्री में आना पड़ा तो मैं आज भी सीखूंगा, क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा है। अब ये बच्चे समझते हैं कि ठीक है, 3 साल हमने किसी एक्सपोर्ट की कंपनी में काम कर लिया, आई एम ऑल इन ऑल, आई नो एवरीथिंग, एंड दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर। बट एक एंटरप्रेन्योर की यात्रा जो होती है, कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म, उतना पेशेंस रखो, होगा, तुम भी बनोगे। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं होगा, बट पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, डोंट लीव एंड डोंट रन अवे, डू इट, जस्ट डू इट, नाइके। क्या बात है। कुछ ऐसा है जो रह गया हो मन में, कोई कसक, कोई एक चाह, कुछ इच्छा? देखो, हैप्पीनेस चारों तरफ इतना ज़्यादा है कि अगर लाइफ में कोई कमी आई भी होगी तो हैप्पीनेस ने ओवरकम कर दिया उसको। भाई, तुम बढ़िया कपड़ा पहन रहे हो, अच्छी गाड़ी में भी घूमते हो, तुम्हारी वाइफ भी बहुत अच्छी, तुम्हारे बच्चे भी सक्सेसफुल, तुम अपनी सोसाइटी में पॉपुलर हो, तुम सबको मदद भी कर रहे हो, तुम जानवरों को भी मदद कर रहे हो। तो मेरे पास वक्त ही नहीं रहा कि छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उस तरफ ध्यान नहीं गया। हमारे ही गोद में हमारी माँ का अंत हुआ, हमारे फादर का भी मेरे बाहों में हुआ, मेरे ससुर का भी, मेरी सास का भी। तो कितना आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया होगा। आप सोचो कि दामाद के हाथ में अगर उसकी सास परमिशन ले रही है मरने का, आप सोचो इस बात को। और हमारी सास ने हमसे पूछा, बेटा अब हम जाएं? हम बोले हाँ, अब आप जाइएगा तो शायद दूसरी दुनिया में आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे। तो ये बहुत कम होता है। बहुत कम। ये तो मतलब मुझे सुन के हैरानी हो रही है कि तो आप ब्लेस्ड हैं।
तो इसलिए जब इतने लोगों की ब्लेसिंग है तो आदमी लॉस प्रॉफिट या छोटी चीज़ें जो लाइफ में चलती रहती हैं उसको नज़रअंदाज कर जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि आपने बड़े चीज़ों को देखा है। आपने अपने फादर की ओपन हार्ट सर्जरी कराई, अपने माँ के साथ आप 3 बरस सोए, उनको कैंसर था, तो आप मम्मी के साथ सोते थे उनके पेट पे हाथ रख के कि माँ को आराम मिलता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, या आप दूसरों को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते हैं कि आई हैव लिव्ड अ वेरी बैड लाइफ एंड आई हैड दिस प्रॉब्लम, आई एम बोर्न आउट ऑफ मिजरी। ये सब डायलॉग्स मेरे पास नहीं है। मैं एक नॉर्मल ग्राउंडेड इंसान हूँ, आप अच्छे मिडिल पलों क्लास, की याद अच्छे में, पलों जी जी, अच्छे पलों। ये यानी कोई पॉजिटिविटी हमारे है। यहाँ डेथ होती है तो हम लोग डबल दिवाली मनाते हैं कि ऊपर से वो लोग खुश हों कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से हमको ये करके खुश हैं, खूब दिए जला रहे हैं। लेकिन आप अंधेरा रखोगे तो आपने सोचा उनकी आत्मा को कितना दुख लग रहा है। आपने तो शास्त्रों को पढ़ के कह दिया नहीं नहीं हमारे यहाँ डेथ हो गई और दिवाली होली कुछ नहीं। मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हमें खुश देख के हाँ ज़्यादा खुश होंगे। ज़्यादा खुश होंगे। तो आई हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट लाइफ। I don't follow any, I never disrespect Shastras, but I have my own Shastra of life. अच्छा, थोड़े फटाक से वाले सवालों के जरा हाँ जवाब हाँ दीजिए। पटाख करो। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। क्या बात है। और स्पोर्ट्स या फिर कविता? 20 साल पहले स्पोर्ट्स, अभी कविता। बाइकिंग या रैंप? बाइकिंग। बस हो गया। इनके क्वेश्चंस कम हो गए। क्योंकि अचानक ही तो बहुत बहुत शुक्रिया असीम जी, आप हमारे शो में आए। थैंक यू जैसा सो कि मच। आपका नाम है असीम, मतलब अथाह असीमित, तो इस तरीके के आपके शौक हैं। आपकी जीजी विशा ने हमें इंस्पायर किया और मैं बहुत खुश हूँ आपको अपने शो में बुला के। और मैं चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी आपसे इंस्पायर हो। इतना सोचना, और सिर्फ सोचना नहीं, इसको सच में लाइफ में इस तरीके से ऐसे छोटुओं के बारे में सोचना और उन्हें अपने बराबर का स्थान दे के बैठाना, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं, सचमुच उनको वैसे मुकाम पे पहुंचा के खुश होना, ये बड़ी बात है। किसी शायरा ने बहुत पहले कहा था, बहुत पहले क्या हाल फिलहाल में ही कहा था, शायरा का नाम मैं भूल रही हूँ, कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या के बैठे हो पहली सफ़ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो दौलत तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन ये जो सहजता है, इस सहजता को सर बनाए रखिएगा। हम इसी सहजता के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बिल्कुल, ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीम।